नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी वहम। सुमन की नई नई शादी हुई। 4-5 दिन सास ससुर के साथ रही, फिर पति नीरज के साथ जहां उसकी नौकरी थी चली गई। 2 साल बाद ससुर रिटायर हो गए तो वो और सास भी सुमन और नीरज के साथ जाकर रहने लगे। सुमन पूरा दिन सास ससुर की जरूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन सुमन ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, सुमन हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। सुमन ने इसका हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाती और वहीं उनको डाल कर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फोन पर अपनी बेटी को कह रही थी कि ये सुमन हमें देसी घी बहुत कम डाल कर देती है, बस ऊपर ऊपर दिखावा कर देती है। सुमन ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में रख दिया, ये कहकर कि मैं कई बार घर पर नहीं होती तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा रख दूंगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर से कह रही थी, नीरज इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा देती है, सारा खुद ही खा जाती है। सुमन ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी, आपको पानी दूध फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, इस उम्र में आपको वहां तक जाने में दिक्कत होती है, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूंगी। सुमन के जाने के बाद ससुर बोला, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया सुमन ने। यह सब तो ठीक है जी, पर मुझे शक है, गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू है। गड़बड़ वो नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही वैसा अपनी बहू के बारे में सोच रही है। वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। ससुर बोले जा रहे थे और सासू की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि शायद यही सत्य है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी फर्क क्यों। कल फोन आया था, वो 1 बजे ट्रेन से आ रही है, किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। आज रिया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ आ रही है। घर के माहौल में एक उत्साह सा महसूस हो रहा है। इसी बीच एक तेज आवाज आती है, इतना सब देने की क्या जरूरत है, बेकार फिजूल खर्ची क्यों करना, और हाँ आ भी रही है तो कहो कि टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन की आने की बात सुनकर अश्विनी भुनभुनाया। माँ तो एकदम सत्ते में आ गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। माँ बोली, जब घर में 2-2 गाड़ियां हैं तो टैक्सी करके क्यों आएगी मेरी बेटी, और दामाद जी का कोई सम्मान है कि नहीं। पिताजी ने कहा कि ससुराल में उसे कुछ सुनना ना पड़े, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने, तुम्हें तकलीफ है तो तुम रहने दो। पिताजी गुस्से से एक सांस में यह सब बोल गए। और ये इतना सारा सामान का खर्चा क्यों, शादी में दे दिया ना, अब और पैसा फूकने से क्या मतलब। अश्विनी ने बहन बहनोई के लिए आए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद कर, तुमसे तो नहीं मांग रहे हैं, मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को चाहे जो दूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो ऐसे बातें कर रहे हो। पिताजी फिर से गुस्से में बोले। अश्विनी दबी आवाज में फिर बोला, चाहे जब देखो चली आती है मुंह उठाए। पिताजी अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्ला कर बोले, क्यों ना आएगी, हाँ इस घर की बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, ये उसका भी घर है, जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वो रह सकती है, बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसा अनाप शनाप बके जा रहे हो। अब बारी अश्विनी की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे। आज आपको अपनी बेटी के लिए बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादाजी के दर्द के बारे में सोचा है, कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात सोची है, नहीं ना। माँ और पिताजी एकदम सन्नाटे में चले गए। अश्विनी लगातार बोले जा रहा था, दादाजी ने कभी आपसे एक ढेला नहीं मांगा, वो खुद आपसे ज्यादा सक्षम थे, फिर भी आपको बुआ का आना, दादाजी का उन्हें कुछ देना,
नहीं सुहाया, क्यों पिताजी? और हाँ, बात अगर बराबरी और हक की है तो आपकी बेटी से पहले बुआ का हक है इस घर पर। अश्विनी की आवाज आंसुओं से भर्रा सी गई थी। पिता की गर्दन शर्म से नीची हो गई थी, पर अश्विनी नहीं रुका। आपके खुदगर स्वभाव के कारण बुआ ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। और हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन रिया को लेने, पर मुझे आज भी खुशी है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो नहीं हूँ। कहते हुए अश्विनी कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिता आंसू पोंछते हुए अपनी बहन सरिता को फोन लगाने लगे। दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला की लिखी लघु कथा पिताजी। पिताजी एक माह से बीमार थे। उनके व माँ के कई बार फोन आ चुके थे, किंतु मैं गांव नहीं जा पाया। सच कहूं तो मैं छुट्टियां बचाने के मूड में था। उमा का सुझाव था, बुखार ही तो है, कोई गंभीर बात तो है नहीं, 2 माह बाद दीपावली है, तब जाना ही है। अब जाकर क्या करोगे? सब जानते हैं कि हम 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। बार बार किराया खर्च करने में कौन सी समझदारी है। एक दिन माँ का फिर फोन आया। माँ गुस्से में थी। तेरे पिताजी बीमार हैं और तुझे आने तक की फुर्सत नहीं। वो बहुत नाराज हैं तुझसे, कह रहे थे कि अब तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ड्यूटी जाते समय मुझे ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। मेरा बायां पैर टूट गया और प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। उमा ने माँ को फोन कर दिया था। 2 घंटे में ही पिताजी हॉस्पिटल में आ पहुंचे। वो बीमारी की वजह से बहुत कमजोर किंतु दृढ़ थे। मुझे सांत्वना देते हुए बोले, किसी तरह की चिंता मत करना, थोड़े दिनों की परेशानी है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपए थमाते हुए कहा, रख ले, काम आएंगे। मैं क्या बोलता। मुझे स्वयं के व्यवहार पर शर्म आ रही थी। जीवन के झंझावात में पिताजी किसी विशाल चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी दादाजी का श्राद्ध। नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ कविता उसके इंतजार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। कविता बोली, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। नवीन बोला, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। कविता बोली, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगा। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी बहुत प्यार करते थे। कविता बोली, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। नवीन बोला, माँ ये श्राद्ध क्या होता है? कविता उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपने मम्मी पापा कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वो जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती हैं। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। नवीन बोला, दादी आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। दादी बोली, हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है। नवीन बोला, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ उनके साथ चलने को तैयार ना हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वे समझ गई
कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ रखने की। दादी बोली, बेटा मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊंगी। उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तू ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राकेश के बड़े भाई और भाभी पहुंच गए, साथ ही राकेश की बहन रमा भी पहुंच गई थी। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा था, वहां आज काफी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे बहुओं और बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आता रहता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी की श्राद्ध थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको भोजन परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने, मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर सब बातें कर रहे थे। नवीन बोला, मैं अब दादी के पास रहूंगा। ये सुनकर सब अवाक रह गए और नवीन की ओर देखने लगे। कविता बोली, बेटा ये तू क्या कह रहा है, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। नवीन बोला, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की जरूरत है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी जी के साथ रहूंगा। दादी बोली, बेटा मैं ठीक हूं, तो कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नवीन बोला, नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों ना अपनी माँ को साथ ले जा सकते थे, ना नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया, भाभी और बहन रमा तो वापस चले गए, लेकिन कविता और राकेश को रुकना पड़ा। राकेश बोला, इससे तो अच्छा था इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो, ये तो मानेगा नहीं। नवीन बोला, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएंगी। इस घर में दादी की कितनी यादें बसी हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूंगा। दादी ने बहुत समझाया, लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस जाना पड़ा। चलते समय दादी ने राकेश से कहा, बेटा अभी यह गुस्से में है, मैं 1-2 दिन में इसे समझा कर मना लूंगी, तब तू इसे आकर ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे, मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी, वह बैठकर रोने लगी। राकेश बोला, अब तुम्हें पता लगा बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। कविता बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ काम कर लेना। बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गांव पहुँच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए। राकेश ने वहीं गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता घर का सारा काम करती
नवीन को पास ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। नवीन की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी लालच। एक बार एक मजदूर व्यक्ति अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। कुछ देर तक मजदूर पत्थर को बहुत ध्यान से देखता रहा। फिर उसने वह पत्थर उठाकर अपने गधे के गले में बांध दिया और आगे बढ़ चला। उस मूल्यवान पत्थर की चमक को देखकर सामने से आ रहे एक सेठ ने मजदूर से कहा, भैया ये पत्थर मैं खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में दोगे। मजदूर उस पत्थर की असली कीमत नहीं समझता था, इसलिए उसने ऐसे ही कह दिया, 100 रुपए में सेठ जी। सेठ ने कहा, 100 रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें इसके 50 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी ये कहकर आगे बढ़ गए कि इसे तो इस मूल्यवान पत्थर की पहचान है नहीं, तो जरूर यह 50 रुपए में ही मान जाएगा। और कुछ दूर जाकर मजदूर के बुलाने का इंतजार करने लगे। इतने में आगे से आ रहे सोने के व्यापारी ने वो पत्थर तुरंत पहचान लिया और झट से मजदूर के पास आकर बोला, भाई ये गधे के गले में बंधा पत्थर मुझे खरीदना है, बताओ इसका कितना दाम लोगे। व्यापारी की बात सुनकर मजदूर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है। उसने इस बार पत्थर का दाम 200 रुपया बताया। सोने के व्यापारी ने 200 रुपए में वो पत्थर खरीद लिया और आगे बढ़ गया। अब सेठ जी को बड़ी चिंता हुई। वो वापस पहुंच गए पत्थर खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मजदूर ने तो वो पत्थर 200 रुपए में व्यापारी को बेच दिया है। सेठ जी मजदूर को कोसते हुए बोले, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, इतना बेशकीमती पत्थर तूने केवल 200 रुपए में बेच दिया। सेठ की बात सुनकर मजदूर ने हंसते हुए जवाब दिया, सेठ जी मूर्ख मैं नहीं, आप हो। मैं अनपढ़ तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं जानता था, इसलिए 200 रुपए में बेच दिया, लेकिन आप तो उस पत्थर को पहचानते थे, फिर भी 50 रुपए के लालच में आकर वो पत्थर ना खरीद सके। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चांद की चांदनी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। खुशबू बोली, माँ हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा बोली, बेटी एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो लाइट ना होने के कितने फायदे हैं। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। खुशबू बोली, लेकिन माँ रात को इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा बोली, बेटी वो देखो आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हम कहाँ अंधेरे में हैं। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर चले जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे।
अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वो दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता था। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू बोली, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। खुशबू बोली, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना, वहां जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू बोली, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में खेत खरीद लीजिए और मजदूरों से उस पर काम करवाइए। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीद कर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। नंदराम बोले, बेटी, अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू बोली, पिताजी, यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती। शाम होते ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाती। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करता है। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी के नीचे सोया करूंगी। ये सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम बोले, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेंगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बुरी संगत का फल। प्राचीन समय की बात है। सोहन नाम का एक लड़का था। वह माता पिता का इकलौता पुत्र था। माता पिता उसका पालन पोषण बड़े चाव से करते थे। वो भी पढ़ने में बहुत रुचि रखता था। प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आकर अपनी योग्यता का सिक्का जमा देता था। वो प्रत्येक कार्य समय पर करता था। बड़ों का आदर करने तथा दुखियों के दुख को दूर करने का गुण भरा होने के कारण सभी लोग उसे अच्छा बालक समझते थे। दुर्भाग्य से उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो गई। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। कभी कभी स्कूल भी न जाता था। घर पर न रहकर गलियों में घूमकर समय बर्बाद करने लगा। 3 महीने के पश्चात छमाही परीक्षा हुई और वो फेल हो गया। फेल होने की बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हुए। पिता ने सोहन को बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन सोहन के पिताजी बाजार से कुछ सेब लाए। उन सेबों में एक सड़ा हुआ सेब भी था। सोहन के पिता ने सोहन के सामने उस सड़े हुए सेब को अच्छे सेबों में रख दिया। पिता के कहने पर सोहन सेबों की टोकरी कमरे में रखाया। 3-4 दिन बीत गए। सोहन के पिता ने सोहन को सेबों की टोकरी लाने को कहा। सोहन जब सेब लाने के लिए गया तो उसने बहुत से सेबों को सड़ा हुआ पाया। सोहन ने बड़ी हैरानी से अपने पिता को बताया
कि सेब सड़ गए हैं। पिता ने सेबों की टोकरी को देखते हुए कहा, देखो, एक सड़े सेब ने सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया है। ठीक इसी प्रकार बुरी संगत में पड़ जाने पर अच्छे व्यक्ति भी दूषित हो जाते हैं। सोहन को लगा कि जैसे उसके पिताजी उसी से ही कह रहे हों। उसकी समझ में ये सारी बातें आ गई। उसने बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया और फिर से अच्छा लड़का बन गया। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आकर यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्संगत का फल अच्छा निकलता है। धन्यवाद।